हेलो एवरीवन, ब्रीफ नोट्स ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल को देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 15 है स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, चैप्टर नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 चैप्टर की बात की थी अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम बुक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की बात की थी। उसमें भी 3 पार्ट्स आए थे, वो ज़रूर जाके देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड आज वाले जो टॉपिक में हम ये वाली सारी चीज़ें कवर करेंगे, ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। एंड उसके बाद जो कमिंग जो वीडियोस आएंगी, मतलब पार्ट्स आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें हम ये देखेंगे सिविल सर्विसेज के सारे कमेटीज़, रिफॉर्म्स, एक्ट्स वगैरह। एंड देन पुलिस में जो रिफॉर्म्स कमीशंस बिठाए गए वो, देन जुडिशरी, ठीक है। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे चार्टर एक्ट्स और रेगुलेटिंग एक्ट्स। ओके, सो आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1813 तक जो है वो ब्रिटिशर्स ने नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को अपनाया कि हमें इंटरफेयर नहीं करना है सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द इंडियंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद 1813 के बाद इन्होंने सोचा कि ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा इन द इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात शुरू हुई, क्योंकि जो यूरोप में जो है वो भी चेंजेस चल रहे थे, ठीक है। तो उसी के बाद फिर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो सामने उभर कर आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आते हैं फिर आगे जाके, ठीक है। तो पहली बात तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 18th सेंचुरी में जो है वो आपका स्टार्ट होता है, और इसमें जो है वो बात की जाती है ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की बात होती है इसमें, ठीक है। और इंडिया को एज अ बिग मार्केट देखा जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भारत से ये रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ठीक है, सस्ते रेट पे ले गए, फिर यूरोप में जाके ये मैन्युफैक्चर करते थे और फिर वापस इंडिया में इसको दोबारा हाई रेट्स पे बेचते थे। तो इसीलिए इंडिया को ये बिग मार्केट की तरह देखने लगे, और इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, ये कहता है कि इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। तो इस टाइम पे जो है वो काफ़ी सारा जो माइंड जो था वो काफ़ी उभर के सामने आता है। जैसे आपके मतलब कुछ लोग थे ऐसे, जैसे कि एडम स्मिथ हो गए, कैंट, रूसो, जॉन लॉक, बेंथम, ठीक है, वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। तो ये जो सारे थे ये सारे उभर के सामने आते हैं, जिनके जो एटीट्यूड ऑफ माइंड होता है, मैनर्स, मॉरल्स होते हैं, ये काफ़ी एक न्यू ढंग से जो है वो सामने आता है। तो इंटेलेक्ट का भी काफ़ी रोल होता है जो है चेंजेस लाने में इन द इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसमें आपको, ठीक है, याद रखना है कुछ लोगों के नाम, जैसे जॉन लॉक, रूसो हो गए, ठीक है, जो भी मैंने अभी बोले थे वो सारे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो ये जो है ये आपका 3 चीज़ों पे फोकस करता है, लिबर्टी, आपका इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, ठीक है, भाईचारा। तो इन सब पे ये बात करता है, और साथ ही साथ पे ये जो 3 चीज़ें हैं ये फिर आगे जाके डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये इसमें सिर्फ इतना ही था, ठीक है। ये जो 3 रेवोल्यूशंस का जो रोल था ये यही था। तो अब बात कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू थॉट, जिसके बीच में मतलब ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू थॉट्स, इसमें आपको 3 जो है वो चीज़ें आएंगी, जैसे रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं रैशनलिज्म की। तो इसमें क्या था, ये एडवोकेट करते थे, मतलब एक न्यू वेव चली ऑफ थॉट, ठीक है। सबसे पहली बात वेव ऑफ न्यू थॉट सामने आई। उसके बाद जो रैशनलिज्म था उसमें क्या था, फेथ इन रीजन एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। तो रैशनलिज्म मेनली इसकी बात करता था। तो ह्यूमनिज्म किसकी बात करता था, ये कहता था लव ऑफ मैन, ठीक है।
कि मतलब भाईचारा, ये जो फेटर्निटी वगैरह होती है, ब्रदरहुड होता है। ह्यूमनिज्म क्या होता है कि एवरी मैन इज़ एन एंड इन हिमसेल्फ, ठीक है, सबको खुशियाँ बांटना, हैप्पीनेस जो है वो प्रोवाइड करना सभी को, किसी की हेल्प करना, ठीक है, हेल्प करना, कोई दुखी है तो एम्पैथी दिखाना, ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स है वो खुद को फील करना वो चीज़ें। और लिबरलिज़म, ठीक है, तो ये भी इसमें आता है। और सोशलिज़म और साथ ही साथ में इंडिविजुअलिज़म, तो ये 3 चीज़ें भी आपकी ह्यूमनिज़म में कवर होती हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस क्या कहता है कि कुछ भी स्टैटिक नहीं है। प्रोग्रेस की बात क्या होती है कि जो सोसाइटी है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। तो कुछ भी स्टैटिक नहीं है, ये मानते थे कुछ भी स्टैटिक नहीं है। जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो टाइम के साथ चेंज होंगी ही होंगी, ठीक है। तो चेंज जो है वो मस्ट है विद टाइम, ठीक है। और साथ ही साथ में जो मैन है उसे भी जो है वो रैशनैलिटी की लाइंस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू थॉट। तो इसमें अगर हम देखें तो दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है वेव ऑफ द न्यू थॉट सामने आता है। रैशनलिज्म में बात होती है फेथ इन द रीजन एंड द साइंटिफिक एटीट्यूड की। ह्यूमनिज्म में आता है कि हमें सभी से प्यार करना चाहिए, हैप्पीनेस, खुशियाँ बांटनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए सबकी। लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, ये 3 पे बात होती है स्पेशली। और फिर हमारे पास आता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस, जो कि बात करता है कि जो सोसाइटी है हमारी, ठीक है, वो एक डायनामिक फॉर्मूले पे चलती है, स्टैटिक नहीं है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को जो है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज होना ही पड़ता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस ये बोलता था। और साथ ही साथ में मैन को वो ये कहता था कि रैशनल होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू थॉट। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसके बीच में अगेन 3 चीज़ें सामने आती हैं, कंजर्वेटिव्स, पैटर्निस्टिक, इंपीरियलिस्ट्स और साथ ही साथ में रेडिकल्स, ठीक है। तो 3 आते हैं हमारे पास, कंजर्वेटिव, इंपीरियलिस्ट और द रेडिकल्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव की पहले हम बात कर लेते हैं, ये कौन थे और क्या कहते थे। तो ये ब्रिटिशर्स की ही बात चल रही है। तो ये कंजर्वेटिव ऐसे में सोच लेना कि जो भारत के ही लोग थे, नहीं। इनमें मैं आपको पहले कुछ नाम लिख देती हूँ कि कौन आते हैं कंजर्वेटिव्स में, स्कूल ऑफ थॉट में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, मुनरो, इनके नाम आपने सबने सुने होंगे, ठीक है। मेटकेल्फ, एडमंड बुर्क एंड एल्फिंस्टन, ठीक है। तो ये जो सारे थे, ठीक है, तो ये सारे कंजर्वेटिव थे। अब ये क्या कहते थे, ये सारे कंजर्वेटिव थे, लेकिन ये कहते थे कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना वो डिफरेंट ज़रूर है, डिफरेंट है फ्रॉम द यूरोप, लेकिन ये इन्फीरियर नहीं है। ऐसा इनका मान रहा था कि ये इन्फीरियर नहीं है, ठीक है। आगे ये जो सारे लोग थे ना कंजर्वेटिव, ये जो है वो इंडियन फिलोसफी को एंड उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते थे। इंडियन कल्चर एंड फिलोसफी को मतलब इनको सही लगती थी। ये नहीं कहते थे कि नहीं ये बुरी है और इसे बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए, ऐसा ये बिल्कुल नहीं मानते थे। ये चाहते थे कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, सोशल स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ चेंजेस होने चाहिए इंडियन सोसाइटी में, लेकिन हमें जो पुराने इनके कल्चर, रीति रिवाज चल रहे हैं, सोशल लाइफ चल रही है, उनको वैसे ही रखना है, ठीक है। तो ये मानना था कंजर्वेटिव्स का। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे वॉरेन हास्टिंग, मुनरो, मेटकफ, एडमंड बुर्क और एलिफस्टोन। तो ये कहते थे कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो डिफरेंट ज़रूर है यूरोप से, लेकिन इन्फीरियर नहीं है। और इंडियन कल्चर और फिलॉसफी को जो इंडियंस की थी उसको ये मानने वाले थे, कहते थे कि ये सही है, लेकिन कुछ न्यू रूल्स होने चाहिए, ठीक है, विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन एंड द ओल्ड कल्चर ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें ही हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इम्पीरियलिस्ट। वो क्या कहते थे, इसको डिलीट कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पीरियलिस्ट। तो ये क्या कहते थे, ये जो सामने आते हैं ये स्पेशली आफ्टर 1800, इसके बाद सामने आते हैं। ये क्रिटिक होते हैं ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ये कहते हैं कि नई चेंज लाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रिटिकल होते हैं टू द इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है। एंड ऑल्सो ये यूज टू
जस्टिफाइज द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल एनस्लेवमेंट ऑफ द इंडिया। तो उसे भी ये जस्टिफाई करते हैं कि क्यों इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनस्लेवमेंट है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रेडिकल्स की। तो जो रेडिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही न्यू थॉट को लाना चाहते हैं, रैशनल थॉट को लाना चाहते हैं। रेडिकल्स रैशनल थॉट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये इम्प्रूव करना चाहते हैं इंडिया की स्थिति जो चल रही होती है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इंडिया विद द मॉडर्न थॉट्स, विथ मॉडर्न थॉट्स, ठीक है। और ये फॉलो करते हैं, ये सभी कुछ रेडिकल्स की बात चल रही है और यहाँ लिख देती हूँ। तो ये फॉलो करना चाहते हैं वेस्टर्न साइंस, फिलॉसफी एंड लिटरेचर को, जो यूरोप में चल रही होती है। और साथ ही साथ में जो जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका भी ये साथ देते हैं। कौन? रेडिकल्स, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमने पढ़ी कि कंजर्वेटिव्स, इम्पीरियलिस्ट और रेडिकल्स का क्या रोल रहता है, ठीक है। और ये तीन स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायलेमा बिफोर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या सोचती थी, क्या दुविधा थी गवर्नमेंट के आगे? तो ये जो था, गवर्नमेंट डरती थी, गवर्नमेंट जो थी feared from the full modernization। तो सरकार को ये डर था कि अगर पूरा इंडिया जो है, पूरा इंडिया मॉडर्न लाइंस पर चलने लग गया तो ये हम जो है वो तो ये इंडियंस हमें धक्के मार के निकाल देंगे। इसलिए जो गवर्नमेंट ने है वो ऑप्ट किया पार्शियल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो क्योंकि इनको डर था कि कहीं ये फिर बाद में जाके कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन ना बन जाए, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट के आगे ये दुविधा थी कि अगर पूरा मॉडर्न बना दिया इंडिया को तो हमें ये निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये दुविधा थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। तो इसमें क्या है, आप सबको पता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो क्रिश्चियनिटी जो है वो स्प्रेड करने के लिए आए थे, ठीक है। स्प्रेड करने आए थे इन इंडिया विद वेस्टर्नाइजेशन, कि पहले हम वेस्टर्नाइजेशन को इंडिया में लेके आएंगे और फिर धीरे धीरे हम क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर देंगे। और जो इनका अपना फेथ है इन देयर ऑन रिलीजन, उसको हम धीरे धीरे जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। ये इनका मानना था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का। और ये ऐसे सब कहने लगे कि नहीं, हमारा जो क्रिश्चियनिटी है वो थोड़ी ज़्यादा सुपीरियर है, ऐसे भी कुछ इनका मानना था। लेकिन ये जो सारे थे टुवर्ड दिस एंड, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया विद द रेडिकल्स, और जिनका मानना था कि साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए एंड कल्चर एंड बिलीफ्स तो वही रहने चाहिए, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच भी साथ साथ चलनी चाहिए। लेकिन बाद में जाके ये इम्पीरियलिस्ट को भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर एंड ब्रिटिश सुप्रीमेसी को जो है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो इम्पीरियलिस्ट थे वो क्रिटिक थे सोशल एंड कल्चरल इंडियन पॉलिसी के, है ना, जो भी इंडिया में कल्चर था उसके विरोध में थे। तो आगे जाके क्रिश्चियन मिशनरी पहले तो रेडिकल रहते हैं, फिर इम्पीरियलिस्ट के साथ भी मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जाके जो है वो फिर क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं धक्के से लोगों को, कि आप इसमें कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। देखो इनका ये बहुत अच्छा तरीका था कि पहले रेडिकल्स के साथ मिल गए, नहीं कि इंडिया में जो है वो चेंजेस लाने चाहिए, फिर आगे जाके इम्पीरियलिस्ट के साथ मिल गए, नहीं कि जो क्रिश्चियनिटी है वही सुपीरियर है, फिर आगे जाके धक्के से ये कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर हमें ये भी पढ़ा है कि मॉडर्न प्रिंसिपल्स जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस था वो भी रहा उस टाइम पे, ठीक है। आफ्टर स्पेशली आफ्टर 1858 तो हमारे पास लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस जो है वो भी प्रेजेंट रहता है। जो ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव एलिमेंट्स थे इंडिया में वो ब्रिटिशर्स ने दूर भी किए, ये भी हमने देखा था। जैसे सती का जो वो था एबोल्यूशन लॉ वो भी लाया गया, ठीक है, और वुमेन्स को पढ़ाई दिलवाना, ये भी सब कुछ किया गया। लेकिन ये आगे जाके फिर होता है
और साथ ही साथ में कास्टिज़म एंड कम्युनलिज्म को भी इनकरेज किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये भी साथ साथ याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज की और पुलिस की, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।